हेलो। आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही होगी। तो आज हम डीएसएसबी का पीआरटी का सेकंड पेपर करने वाले हैं। 7 तारीख का सेकंड शिफ्ट का पेपर है, 12:30 वाला। ठीक है। और डीओई में जो एग्ज़ाम हुए थे, डीओई के जो पीआरटी के एग्ज़ाम हुए थे उसका पेपर है। तो सीधे चलते क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमें कह रहा है पी तथा क्यू का भार 12 और 10 के अनुपात में है। क्यू का भार 25% बढ़ा दिया जाता है और पी के और क्यू के कुल भार में 50% से बढ़ जाता है। यदि कुल भार 132 किलोग्राम हो जाता है, यानी कि अब जो भार है वो 132 किलोग्राम है। भाई जो अब जो भार है वो 50% बढ़ने के बाद है। तो मैं ये कह सकता हूँ ये जो 132 है ये परसेंटेज में 150 के बराबर है। अगर मैं 100% निकालूंगा तो वो जो है वो मेरा इस अनुपात के अकॉर्डिंग मेरे पास बाहर आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से काटता हूँ तो मेरे को मिलता है 5 दूनी 10, 5 या 15, 3 से 3 चौक 12, 3 चौक 12। यानी कि ये जो 12:10 है इसकी वैल्यू मेरे को 88 पता चल गई। तो अगर मेरे को ये वैल्यू 88 पता चल गई तो मेरे अनुपात के हिसाब से ये 22 है। यानी कि एक की वैल्यू 4 है। तो 12×36, 12×4 = 48 किलोग्राम ये है और 40 किलोग्राम अब ये है। ठीक है। अब उसने क्या पूछा, अब उसने पूछा बढ़ोतरी के पश्चात पी का भार क्या होगा। भाई मेरे को पता है ये 25% बढ़ेगा। अगर ये 25% बढ़ेगा तो ये 50 हो जाएगा। अगर ये 50 हो जाएगा और अब भार जो है टोटल 132 किलोग्राम है। तो अगर मैं 132 में से 50 को घटा दूं तो अब मेरे पास टोटल जो वेट आ जाएगा वो पी का 82 kg आ जाएगा। यही मेरा पूछा है, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 58 बोर्ड मास का क्वेश्चन है। 58 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 -1। बोर्ड मास में हम सबसे पहले डिवाइड को सोल्व करेंगे। मैं यहीं से काट देता हूँ, जैसे एग्जाम में करना है वैसे ही करना है। तो अगर मैं यहीं से काटूंगा तो 4 मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में क्या होगा, ये 58 मल्टीप्लाई में 1/4 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, फिर प्लस में 5 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई में 3 माइनस में 8। तो ये 2 से 2 खत्म, ये 2 से 29, क्योंकि कट नहीं रहा था मैंने इसके लिए इसे फ्रैक्शन में लिख के दिखाया। तो ये 29 प्लस में 5 या ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 या 15। 29 प्लस में 15 प्लस माइनस में 8। 8 इसमें से गए तो कितने बच गए, 7। 7 इसमें प्लस हो जाएंगे तो 29, 7, 36 हमारा आंसर हो जाएगा। ये बोर्ड मास का क्वेश्चन था। ठीक है, बोर्ड मास का क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, एक राशि 40 वर्षों के लिए प्राप्त किया गया साधारण ब्याज राशि का 4/5 है। भाई 4/5 राशि का क्या मतलब है, 4/5 राशि का मतलब है कि वो जो अमाउंट था, जो राशि थी एक्चुअल में वो मेरी 5 थी और उस पर जो ब्याज मिला, इंटरेस्ट मिला, वो मेरे को 4 मिल गया। तो वार्षिक ब्याज की दर पूछिए। भाई मेरे को 4 इंटरेस्ट मिला कितने सालों में। फॉर्मूला मेरा क्या होता है, एक बार लिख देता हूँ, P/R/T/100 = इंटरेस्ट के। ठीक है। इंटरेस्ट मेरे को क्या है, इंटरेस्ट मेरे पास 4 है। ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा प्रिंसिपल जो कि 5 है। प्रिंसिपल जो कि 5 है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। ठीक है। तो प्रिंसिपल जो कि 5 है मल्टीप्लाई में रेट मेरे को नहीं पता, मेरे को टाइम पता है 40/100। अगले किसी भी क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट लिखूंगा। ठीक है। अब यहाँ से इसको काट ही लो, जब लिख ही लिया तो 5 दूनी 10 से यहाँ पे 2 आ गया, 2 से ये 2 कट गया, तो मेरे पास आर कितनी आ गई, 2%। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं फटाफट फटाफट। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि 90 से पूर्णतः विभाजित यदि एक संख्या 97y3x 90 से पूर्णतः विभाजित है, यानी कि 0 है, यानी कि x की जगह तो 0 आ गया। तो मेरे पास संख्या क्या मिल गई, 97y3x, x की जगह मेरे को मिल गया 0। ठीक है। अब मेरे को सिर्फ y की जगह चाहिए, y-x निकालने के लिए। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, भाई जो भी संख्या 90 से विभाजित होगी वो 9 × 10 से विभाजित होगी।
10 के लिए हमारे पास क्या है कि लास्ट में 0 होनी चाहिए। 9 के लिए हमारे पास क्या है कि 9 जो है संख्याओं का जो सम है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ, 9 प्लस में 7 प्लस में y प्लस में 3 प्लस में x की जगह हमको पता चल गया यहाँ तो 0 आएगा ही आएगा, ये 9 से डिवाइड होना चाहिए। अभी से 9 से डिवाइड होने के लिए यहाँ पे तो मेरे को 9 दिख गया, मैं टोटल ही कर देता हूँ एक बार। 7 और 3 10 प्लस में 9 यानी कि 19 प्लस में y जो संख्या है वो 9 से डिवाइड होनी चाहिए। अब 19 प्लस में y ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 19 के बाद आए और 9 से डिवाइड हो? तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो ये यानी कि यहाँ पे 27 आनी चाहिए। अगर मैं इसको इधर लेके चला जाता हूँ तो 27 माइनस में 19 बराबर में मेरे पास वो संख्या आ जाएगी 8। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ तो मेरे को 0 पता चल गया, इसे हटा दो। यहाँ ये जो 9 है 9 कट जाएगा आप 9 से, मेरे पास यहाँ पे 7 और 3 10 आते हैं। 9 से डिवाइड होने के लिए यहाँ पे 10 में कितना जुड़ना चाहिए? 10 प्लस में 8 18। ठीक है, ऐसे ही फिर अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो पाइप P1 P2 एक खाली टंकी को क्रम से 6 और 8 घंटे में भर सकते हैं। भाई एक 6 में एक 8 में। पाइप P3 संपूर्ण रूप से भरी हुई टंकी को 16 घंटे में खाली कर सकता है। भाई ये दोनों पाइप तो भर रहे हैं और ये पाइप मेरा खाली कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले दोनों पाइप P1 P2 को खोला जाता है और 3 घंटे बाद बंद किया जाता है। सबसे पहले मैं इनका एलसीएम ले लेता हूँ जिससे मेरे को टंकी की धारिता एक तरीके से मापने में मदद मिलेगी। अब मैं इनका अगर एलसीएम लूँ तो 16 दूनी 32, 16 तिया 48 और 16 चौका 64, 16 तिया 48 मेरे हिसाब से एलसीएम आ जाएगा। 6 सत्ते 42, 6 48, 8 6 48। ठीक है, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। ठीक है, 6 सत्ते 42, 6 48, 8 6 48, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। अगर मैंने इसके बाद इसने कहा कि सबसे पहले दोनों P1 और P2 को खोला गया, P1 P2 को खोला गया यानी कि 8 + 6 को खोला गया, तथा 3 घंटे बाद यानी कि 3 घंटे P1 ने और P2 ने काम करा। तो 3 घंटे तक इन्होंने काम करके क्या कर लिया, 8 और 6 14, 14 तिया 42 काम यहाँ पे इन्होंने खत्म कर लिया, 42 वर्क खत्म कर लिया। अब 42 वर्क, टोटल वर्क तो मेरा 48 है, तो मेरे पास सिर्फ वर्क कितना बचा, 6। अब क्या हुआ, इस 6 वर्क को करने के लिए तीनों लग गए, यानी कि प्लस का 8 भाई ये भर रहा था, प्लस का 6 ये भी भर रहा था, लेकिन माइनस का 3 क्योंकि ये तीसरा पाइप जो था इसे खाली कर रहा था, ये भी जुड़ गया। तो अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 कितनी देर में भर जाएगा, 8 में से यहाँ से 3 बच गए तो 8 और 3 11, यानी कि ये 6/11 में ये भर जाएगा। लेकिन मेरे को ऐसे में तो आंसर दे नहीं रखा, फ्रैक्शन तोड़ रखी है। तो मेरा 3 घंटे तो पहले चल लिया था ये वाला, 3 घंटे ये पहले चल चुका था, और 6/11 और चल लिया, यानी कि 11 तिया 33 और 6 39/11 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। नीचे दी गई तालिकाओं में 5 वस्तुओं का अंकित मूल्य छूट प्रतिशत को दर्शाता है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा, तो अब यहाँ से हम देखते हैं। तो इसने बोला अंकित मूल्य इतना, छूट इतनी है। भाई अगर 400 पे 10% अंकित मूल्य है तो 40 की छूट मिल रही होगी, यानी कि समान 360 का। मैं साथ साथ लिखता चलता हूँ, 300 पे 20% यानी कि 60 की छूट मिली होगी, यानी कि समान 240 का। 600 पे 25% यानी कि 25 का 150 की छूट मिली होगी, यानी कि समान 450 का। 800 पे 12.5% यानी कि 800 पे 12.5% यानी कि 100 की छूट मिली होगी, 100 की छूट मिली होगी तो समान 700 का। 500 पे 30% की छूट मिली होगी तो 5 या 15 150 का, 150 का, तो 150 का यानी कि ये 350 का। अब ये मेरे को अंकित मूल्य हो गया, ये छूट हो गया, और ये मेरे पास आ गया, मेरे पास एसपी। क्वेश्चन पढ़ लेते क्या क्या बोल रहा है। सभी 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का औसत 520 है, एसपी का औसत बोल रहा है। अगर मैं एसपी को टोटल करूँ तो यहाँ से मेरे पास 0 आएगी, 5 5 10 4 14 और 6 20 की 0, 2 हासिल, 3 2 5 2 7 4 11 18 18 और 3 2100। अगर मैं 2100 के औसत की बात करूं, 2100 अगर औसत है
5 वस्तु होगा तो इसका एवरेज कितना आएगा भाई? 520 तो नहीं आने वाला, 520 नहीं आने वाला क्योंकि ये तो चौक पे जाएगा। 520, 5 दूनी 10, 420 आ रहा है मेरा तो ये तो ऑप्शन मेरा हट गया यहाँ से। तो दूसरे तरीके को देख लेते हैं। वस्तु A1 का अंकित मूल्य वस्तु A1 के विक्रय मूल्य का अनुपात 10:9 है। भाई A1 का अंकित मूल्य 400 है और A1 का विक्रय मूल्य 360 है। तो अगर मैं इसको आपस में काट के देखूं तो ठीक है, ये 10 और 9 के अनुपात में आ रहे हैं, तो ये मेरी दूसरी स्टेटमेंट ठीक हो गई। वस्तु A1 और A2 का कुल अंकित मूल्य A1 और A2 के विक्रय मूल्य का 126.67 है। वही इनका A1 और A2 का कुल विक्रय मूल्य 700 है और इनका विक्रय मूल्य 360 प्लस में 240 ये हो जाएगा। विक्रय मूल्य की बात करूं तो मैं 3 2 5 और 1 6 600 हो जाएगा। क्या ये 700 इसका 126.67% है? चेक कर लेते हैं। 700 600 का कितना प्रतिशत है भाई? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इससे काट लेते हैं। 6 एकम 6 बच गया 1 जीरो, यानी कि 6 एकम 6 नहीं, ये तो 11 मतलब 110 के आसपास कुछ आएगा। ये 126 दे रखा है तो ये हमारा गलत हो गया, यानी कि हमारी यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट ठीक है। कौन सी? पहली वाली, ओ सॉरी दूसरी वाली, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओहो, अगला क्वेश्चन फ्रैक्शन बेस, ठीक है। यदि अंडर रूट में 14 प्लस में a अंडर रूट 3 बराबर में अंडर रूट 8 प्लस में अंडर रूट 6 है तो a का मान याद कीजिए। भाई मेरे को यहाँ पे इसने a का मान पूछा है, इस a का मान पूछा है। अगर मैं इस अंडर रूट को हटाता हूँ, इसको इधर लेके जाता हूँ तो ये इसका स्क्वायर खुलेगा, ठीक है। स्क्वायर खुलेगा तो ये कैसे खुलेगा कि 14 प्लस में a रूट 3 बराबर में 8 प्लस में 6 प्लस में 2 अंडर रूट में 8 मल्टीप्लाई में अंडर रूट में 6। यहाँ से 4 रूट 2 निकलेगा, यहाँ से रूट 2 रूट 3 निकलेगा, रूट 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये मेरे को मिल जाएगा 8 प्लस में 6 प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में रूट 3। अब फॉर्मूला बताया तो मैं कौन से फॉर्मूले से खोल रहा हूँ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर में a प्लस बी के होल स्क्वायर के, ठीक है। तो 8 और 6 14 प्लस में 2 दूनी 4 दूनी 8 रूट 3। भाई मेरे को 14 यहाँ पे मिल गया लेफ्ट हैंड साइड पे, मेरे को रूट 3 मिल गया लेफ्ट हैंड साइड पे, मेरे को ये 8 चाहिए तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी? 8, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये भी फ्रैक्शन बेस का क्वेश्चन आ गया। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। तो यहाँ इसने क्वेश्चन बोला है कि a की वैल्यू ये है तो 1 प्लस में a की 4 प्लस में, इसको मैं तोड़ लेता हूँ, ठीक है। का मान क्या होगा? इसको अगर मैं तोड़ने जाऊँगा तो ये हो जाएगा 1, इसको मैं उल्टा लिख लेता हूँ, a की 4 प्लस में 1 बाई, भाई इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, बात तो एक ही है। तो इससे अगर मैं 2 से इसको काटूंगा तो मेरे को यहाँ पे मिलेगा कि a की 2 अपॉन में 1 बाई a की 2 निकालना है एक्चुअल में मेरे को, ठीक है। a स्क्वायर प्लस में 1 बाई a स्क्वायर। तो निकालने के लिए सीधा सीधा इसको देख लेते हैं। भाई मैं अगर a का स्क्वायर निकालना चाहूँ तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा तो ये स्क्वायर से कट जाएगा, तो मेरे पास मिलेगा 11 प्लस में 4 रूट में 6। अगर मैं इसको और फर्दर देखूँ तो मेरे को एक 1 बाई a स्क्वायर और चाहिए, यानी कि इसकी बात कर रहा हूँ मैं 11 प्लस में 4 रूट 6 की, ठीक है। अब ये नीचे है तो इसको ऊपर लाने के लिए रैशनलाइजेशन होगा, 11 माइनस में 4 रूट 6 की मल्टीप्लाई ऊपर और 11 रूट माइनस 4 रूट 6 की मल्टीप्लाई नीचे, ठीक है। अब यहाँ नीचे क्या बचेगा? ये तो 121 हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा 4 चौक 16 छिक 16 पंजे से 16 छिक 96, यानी कि नीचे बच गया 25, ठीक है। और ऊपर क्या हो गया? 11 माइनस 4 रूट 6। अब मेरे को दोनों वैल्यू मिल गई। अब मैं यहाँ पे उठा के डाल देता हूँ, मेरे को मिल गई a स्क्वायर की वैल्यू 11 प्लस में 4 रूट 6,
फिर मेरे को मिल गई 1/a² की वैल्यू 11 माइनस में 4√6/में 25, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो ये हो जाएगा 275। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, ये हो जाएगा 100√6। 100√6 में से 4√6 घट जाएंगे, इस 275 में से 11 प्लस हो जाएंगे, तो मेरे को आंसर कितना मिल जाएगा 286 प्लस में 96√6/25 मेरा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। 9वां क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से 40 20 20 है। ठीक है, एक घनाभ है, घनाभ बना लेते हैं, ये लंबा चौड़ा घनाभ है 40 का, और पेंटिंग मेरी बहुत खराब है। ये घनाभ हो गया। ठीक है, ये घनाभ हो गया। अब इसको काट दिया। ठीक है, 2 बराबर घन में काट दिया, यानी कि अब इसका सब कुछ क्या हो गया, घन का 20 20 20 हो गए। मेरे को घनाभ काट के 2 घन मिल गए। अब उसने कहा कि दोनों घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। ठीक है, आयत के क्षेत्रफल के बराबर है 6a² दोनों का। आयत का क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि l इंटू बी के बराबर है। अगर मैं ऐसा फर्दर देखना चाहूँ तो a मेरे पास कितना है 20, तो मैं अगर इसको बोलूँ तो 6 मल्टीप्लाई 20 दूनी 400, 6 चौक 2400 मल्टीप्लाई 2 बराबर में l इंटू बी, यानी कि मेरे पास l इंटू बी की वैल्यू कितनी आ गई 4800। ठीक है, अब मैं सेकंड पार्ट देखना चाहूँगा इसका, कि यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई का योग l प्लस में b बराबर में 160 है। भाई देखो, इसके 2 तरीके हैं, या तो आप a² प्लस b² प्लस 2ab करके निकाल लो। ठीक है, एक वैल्यू, a² माइनस b² प्लस माइनस a² प्लस b² माइनस 2ab करके एक दूसरी वैल्यू निकाल लो। फिर इन दोनों को एक बार जोड़ दो, एक बार घटा के आधा कर दो, दोनों की वैल्यू अलग अलग निकल जाएगी। जोड़ के जो आएगा वो आपकी आयत की लंबाई होगी, क्योंकि आयत की लंबाई हमेशा उसकी चौड़ाई से ज़्यादा होती है। लेकिन उसके बजाय इस अगर मैं 160 को ही काट के देखना चाहूँ, भैया 4800 मेरे को कैसे कैसे मिलता है भाई, 8 6 48, 80 और 60, 80 और 60 जुड़ के 160 होते हैं, नहीं। और कैसे मिल सकता है, हिट एंड ट्रायल से 12 चौक 48, 12 चौक 48, यानी कि 120 और 40 क्या जोड़ के मेरे को 160 मिलता है। तो मेरा 120 जो जाएगा इसकी लेंथ हो जाएगी, बड़ी वाली हमेशा लेंथ होगी। ये हिट एंड ट्रायल है, वरना ऐसे इसका प्रॉपर मेथड ये वाले फॉर्मूले से आएगा। पहले आप फॉर्मूला ये वाला लगा के इसको निकालोगे, ये वाला लगा के इसको निकालोगे। l प्लस बी यहाँ पे a और b है, और 2ab यहाँ पे l और b है, इनको भी मल्टीप्लाई फिर 2 से करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। 9वां हो गया हमारा, 10वें क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। 10वां क्वेश्चन फिर से पाई चार्ट बेस है। ठीक है, पाई चार्ट बेस है, तो अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि P1 कंपनी C1 C2 C3 C6 द्वारा बेचे गए मोबाइल फोनों की औसत संख्या है। भाई C1 मेरी 15 प्लस में 5 प्लस में 10 और प्लस में 30, ये हो गया मेरा 15 20 30 30 60। ठीक है, 60 औसत संख्या की बात कर रहा है, यानी कि मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ, यानी कि 15% की बात कर रहा है। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं। C4 और C5 द्वारा बेचे गए मोबाइल फोनों की संख्या का कुल योग है। C4 इसकी बात कर रहा है, C5 15 और 25 40% की बात कर रहा है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट से आया है। P3 की हमारी बात कर रहा है C6 तथा C3 द्वारा बेचे गए मोबाइल फोनों की संख्या के बीच में अंतर। भाई C6 मेरा 30 है, C3 मेरा 10 है, तो अगर मैं 30 में से 10 घटाऊंगा, यानी कि P3 मेरा आ गया 20%। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, P2 यानी कि 40 माइनस, ये सब परसेंट में। ठीक है, P1 यानी कि 15 प्लस में 20 सब परसेंट में,
मैं ऐसे ब्रैकेट लगा कर परसेंट लगा देता हूँ, ठीक है। 40 में से 15 और 20 यानी कि 35 घटा, यानी कि 5% की बात कर रहा हूँ। अब ऊपर जो दिया हुआ है सभी 6 कंपनियों द्वारा बेचे गए मोबाइल फ़ोनों की कुल संख्या 8000 है, ठीक है। अगर कुल संख्या 8000 है तो 8000 के 5% को मेरे को पूछा है। 8000 का 5% क्या हो जाएगा, सॉरी 2 जीरो यहाँ पे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 पंजे 40 यानी कि 400, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अब बाकी बचे हुए क्वेश्चन मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। लैपटॉप की बैटरी डाउन है। कल मिलते हैं, धन्यवाद।